हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण उन सभी विविध प्रश्नों को जिसमें आपके उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्ति सभी कुछ मिलने वाला है। तो ये आपके पुलिस एग्जाम के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। पहला प्रश्न है कि यौगिक शब्द की रचना के आधार पर है। जो यौगिक शब्द रचना है के आधार पर है। ऑप्शन ए है उपसर्ग एवं प्रत्यय के आधार पर, बी है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के आधार पर, सी है संधि एवं समास के आधार पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के आधार पर यौगिक शब्द की रचना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं आपको कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। ये किसके द्वारा कही गई हैं? ऑप्शन ए है घनानंद, बी है आलम की, सी है ठाकुर की और डी है बोधा की। तो प्रयुक्त पंक्तियां बोधा के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि आपको सारणी का मिलान करना है। मिलान कीजिए तथा कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे अल्प विराम, तो अल्प विराम का कौन सा चिन्ह होगा? अल्प विराम का चिन्ह होगा आपका ये। कोष्ठक किस तरह से बनाएंगे? तो ऐसा होगा। संक्षेप सूचक और योजक, तो संक्षेप सूचक ये हो जाएगा और योजक चिन्ह ये हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार आपका जो कथन का कूट बनेगा वह बन जाएगा 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उसे चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो। ऐसा आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अध्यादेश कहते हैं, बी है अधिसूचना कहते हैं, सी है अधिपत्रिका कहते हैं, अधित्यका और डी है अधिकृत कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा अध्यादेश। ऐसी नियम, ऐसा सूचना जो कि निश्चित समय के लिए लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे के ऑप्शंस को भी देखते हुए चलेंगे। जैसे कि आपको दिया गया है कि जब सरकार के द्वारा कोई सूचना जारी की जाए तो उसे अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। इसी के साथ साथ जो अधिकार दिया गया है उसे अधिकृत कहते हैं। अधिकार में लाया या किया या दिया गया हो उसे अधिकृत कहते हैं। पर्वत के समतल की भूमि को अधिपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिपत्यका कहते हैं। नेक्स्ट विकल्प है आप सभी के सामने। प्रश्न है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? ऐसी शब्द शक्ति जिससे उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है? ऑप्शन है अभिधा, बी है लक्षणा, सी है व्यंजना और डी है शुद्ध लक्षणा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अभिधा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन अलंकारवादी नहीं है? ऑप्शन ए है भामे, इन्हें तो अलंकार के बारे में बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, बी है दंडी, सी है उद्भट और डी है कुंतक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा दंडी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1 सेकेंड, यहाँ पर कुंतक को कर लेंगे। कुंतक का संबंध अलंकार से नहीं है, बाकी आपका दंडी का, भामे का और उद्भट का संबंध अलंकार से है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया गया है? जो हिंदी भाषा में तो है लेकिन अंग्रेजी भाषा में उसे नहीं लिया गया है। ऑप्शन ए है अल्प विराम, बी है आपका अर्ध विराम, सी है आपका प्रश्नवाचक और डी है आपका पूर्ण विराम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला पूर्ण विराम, जो कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। बाकी सभी जो चिन्ह है वो अंग्रेजी भाषा से भी लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मध्या, बी है मुग्धा, सी है प्रौढ़ा और डी है वासक सज्जा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वासक सज्जा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। परकीया, जैसे कि दूसरे की स्त्री या दूसरे की नारी, उसे परकीया कहेंगे। ऊढ़ा और अनूढ़ा। इसी के साथ साथ जो स्वकीय नायिका होगी उसके होंगे मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा भेद। और इसी के लिए आगे अगर बढ़ते हुए चलें तो फिर आ जाएगी आपकी प्रेषित, पतिका, खंडिता,
खंडिता, खंडिता वह स्त्री होती है जिसका पति रात्रि में कहीं और दूसरी स्त्री के साथ होता है और सुबह में अपनी स्त्री के पास आता है, तो इस प्रकार की स्त्री को खंडिता कहते हैं। स्वाधीन पतिका और प्रेषित पतिका। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जो दिया गया है, इसी के अन्य ऑप्शन दिए गए जैसे अभिसारिका, वासक सज्जा, उत्कंठिता और विप्रलब्धा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको याद रखिएगा, प्रश्न में आपसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है। भारतीय काव्यशास्त्र में जो रस हैं उनके दोषों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 5, 10, 25 और 20। कितनी मानी गई है? 10। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब इसमें देख लेंगे कि ये कौन कौन सी 10 मानी गई हैं। तो स्वशब्द, कष्ट कल्पना, प्रतिकूल विभावितिक्रय, पुनर्दीप्ति, अकांड नयन, अकांड छेदन, अंगभूत, रस की अभिवृद्धि, अनुसंधान, विस्मृति, प्रकृति विपर्याय और अनंग वर्णन। इसी के साथ साथ भरत मुनि ने क्या माना है, तो भरत मुनि ने जो काव्य दोषों की संख्या है वह 10 मानी है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या भी कितनी मानी है? 10 मानी है। और भरत मुनि ने काव्य शास्त्र में पर दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो 16 मानी है। अगला प्रश्न है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अर्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभी हमने देखा था अविता के बारे में, कहा गया था कि जहाँ संक्षेपिक अर्थ होता है, कैसा होता है? सांक्षेपिक अर्थ होता है, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। और जहाँ पर व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपर्युक्त सभी। तो कौन सी हो जाएगी? व्यंजना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, सुमित्रानंदन पंत का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है या महादेवी वर्मा का है? तो ये किसका कथन है? सुमित्रानंदन पंत। किसका है? सुमित्रानंदन पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। चिदम्बरा जैसी रचनाएं भी इनके द्वारा ही लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, अब इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि संबंधित रचनाएं भी हम एक बार देखते हुए चलें ताकि हमारा बेहतर रिवीजन भी हो सके। सुमित्रानंदन पंत जी जो है, इनकी प्रथम रचना कौन सी थी? तो गिरजे का घंटा इनकी प्रथम रचना थी। और इसी के साथ साथ इनके जो प्रमुख ग्रंथ रहे हैं उसमें है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, गिल्लू, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सभी भी किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। निराला जी की अगर बात की जाए तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये अक्सर कर लोग तुलसीदास देख करके तुलसीदास को टिक कर देते हैं, जबकि तुलसीदास नामक जो रचना है वो की है निराला जी ने। मतवाला और समन्वय, ये सभी जो है तुलसीदास निराला जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं में आ जाती हैं उर्वशी है, वनमलिन है, प्रेमराज्य है, अयोध्या का उद्धार है, शोकोच्छ्वास है। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम जो कहानी की बात की जाए ग्राम है, गुंडा भी इनकी कहानी है, कामायनी भी इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, श्रद्धा और मनु जिसमें आ जाते हैं। तो ये सभी भी इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थापना के आधार पर इन सभी हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी कि किस संस्थान की स्थापना पहले की गई, फिर उसके बाद इस प्रकार करके आपका जो सही अनुक्रम बन रहा है वह कौन सा है? तो सबसे पहले काशी नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में, फिर साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। तो वर्धा में साहित्य अकादमी की स्थापना और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में, और इसी के साथ साथ काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। तो ये सभी जो आपका कथन दिया गया है एक सीरीज में ही दिया गया है, तो यहाँ पर जो विकल्प ए है यही सही हो जाएगा, अन्य के विकल्प हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इनके कुछ सन भी देखते हुए चलेंगे क्योंकि ये हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में 1910 में हुआ। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कब हुई? तो 1936 में हुई। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से? तो 1954 से प्रारंभ हुए। तो ये चारों ही सन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। कब की गई थी? तो सन है आपके सामने 1800, 1805, 1857, 1900। तो कब हुई थी? सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट आपके सामने कुछ पंक्तियां हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। दुख ही जीवन की व्यथा रही, कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। ये उपर्युक्त पंक्तियां किसके द्वारा दी गई हैं? तो सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। तो तुलसीदास अभी हमने देखा था किनकी थी? तो तुलसीदास रचना थी सूरदास जी की।
इसी के साथ साथ अगर इन पंक्तियों की बात की जाए तो ये सरोज सरोज स्मृति के द्वारा ली गई हैं। और सरोज स्मृति किसकी है? तो निराला जी की रचना है। और निराला जी की पुत्री का नाम था सरोज, जिसके वियोग में उन्होंने इसकी रचना की थी। तो दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। इसी के साथ जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है वह यह भी रहेगी कि धन्य मैं पिता निरर्थक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि धन्य मैं पिता निरर्थक था। यह भी सरोज स्मृति में लिखी गई है। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो निराला जी के द्वारा ही लिखी गई है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3 है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा जो सांकेतिक अर्थ दे, व्यंजना जो व्यंग से प्रेरित हो। और आगे हम देखते हुए चलें, जहाँ पर मुख्य अर्थ का लक्षण प्रकट किया जाता है वहाँ पर आपकी लक्षणा होती है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए है अर्धविराम, बी है अल्प विराम, सी है विवरण चिन्ह और डी है लाघव चिन्ह। तो विवरण और लाघव का तो यहाँ कोई प्रयोग ही नहीं होगा। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है उसकी कल टांग टूट गई, यहाँ पर जो प्रयोग होगा वह प्रयोग होगा अल्प विराम का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समान अधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जो समान अधिकरण वाले शब्द होते हैं, यानी कि एक समान जैसे शब्द होते हैं, उनमें किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है लाघव का, बी है अल्प विराम का, सी है अर्ध विराम का, डी है विवरण का। तो किसका करते हैं? अल्प विराम का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद घर थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो आनंद घर आया, विराम चिन्ह, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्प विराम। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, यहाँ पर अल्प विराम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हुए चलेंगे, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। इसकी स्थापना उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1961 यानी कि 1961 में इसकी स्थापना की जाती है। यह एक स्वायत्त संगठन है और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वह कहाँ कहाँ पर हैं? तो दिल्ली में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, शिलांग में है, मैसूर में है, दीमापुर में है, भुवनेश्वर में है और अहमदाबाद में है। ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस एक जगह हिंदी केंद्रीय संस्थान का मुख्यालय स्थित नहीं है? तो आपके लिए सारे नाम महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था वह किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1976 में, 1993 में, 1975 में या 1983 में? तो याद रखेंगे 1975 में। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका नागपुर में। इसके बारे में थोड़ा जानते हुए चलेंगे कि सबसे पहले इसका आयोजन 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसी के साथ साथ जो इसका ध्येय वाक्य था वह था वसुधैव कुटुंबकम। और इस बार जो G20 का ध्येय वाक्य रहा है वह भी क्या रहा है? वसुधैव कुटुंबकम ही रहा है। तो आई होप आपको आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।